जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अपने अवध एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में तो वैसे सभी लड़के लड़कियां सब बराबर हैं, सभी को समान अधिकार है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं। तो एक ग्रामीण अंचल जहां पर बंदिश है, वहां की एक लड़की कहती है कि मैं बढ़ती हूँ, हाँ हर जाने, यह मेरा अपराध नहीं है। उतर पड़ूं यौवन के रस से, ऐसी मेरी साध नहीं है। लोग कहें आंखें भर आई, लोग कहें आंखें भर आई, मैं नैनों से झरती हूँ सखी, मैं अपनों से डरती हूँ सखी। किसके पंखों पर भागी जाती है मेरी नन्ही सांसें, कौन छिपा जाता है मेरी सांसों में अनगिनी उषा से। लोग कहें उन पर मरती है, लोग कहें उन पर मरती है, मैं लख उन्हें उभरती हूँ सखी, मैं अपनों से डरती हूँ सखी। सूरज से बेदाग चांद से रहे अछूती मंगल बेला, खिला रहा वही प्राणों में जो उस दिन प्राणों पर खेला। लोग कहें उन आंखों डूबी, मैं उन आंखों तरती हूँ सखी, मैं अपनों से डरती हूँ सखी। जब से बने प्राण के बंधन, जब से बने प्राण के बंधन, छूट गए गठबंधन रानी, लिखने के पहले बन बैठी मैं ही उनकी प्रथम कहानी। लिखने के पहले बन बैठी मैं ही उनकी प्रथम कहानी। लोग कहें आंखें बहती हैं, उनके चरण भिगोने आए, जिस दिन सैली शिखरियां उनको रजत मुकुट पहनाने आए। लोग कहें मैं चढ़ ना सकूंगी, लोग कहें मैं चढ़ न सकूंगी, बोझिली प्रण करती हूँ सखी, मैं अपनों से डरती हूँ सखी। मैं नर्मदा बनी उनके प्राणों पर नित लहराती हूँ सखी, मैं नर्मदा बनी उनके प्राणों पर नित लहराती हूँ सखी, मैं अपनों से डरती हूँ सखी, मैं अपनों से डरती हूँ सखी। दोस्तों, सभी लोग फटाफट आ जाओ। और हम आज के सेशन में आपको एमसीक्यू के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें परिसंचरण तंत्र को हमने समाहित किया हुआ है। चलिए बिना सेशन को देर किए परिसंचरण की तंत्र की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर रहा पहला प्रश्न, संचारण प्रणाली की खोज किसने की थी? संचारण प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, बी विलियम हार्वे, सी रॉबर्ट हुक और डी रॉबर्ट बॉयल्स। जल्दी जल्दी दोस्तों बताइएगा। और अंत में आप सभी लोग हमें जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ठीक है साथियों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाली समस्त क्लास की वीडियो उनको मिलती रहे। बिल्कुल शाबाश भैया। जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही है भैया, विलियम हार्वे। ठीक है। संचारित प्रणाली की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज की थी और उन्होंने मस्तिष्क की भूमिका की विवेचना भी की थी। इन्होंने अपने शोध को विस्तृत करने के लिए 1628 ईस्वी में एक प्रकाशन एन अनऑटोमेटिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द ब्लड इन एनिमल्स की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? ए जठरवाही तंत्र, बी जलवाही तंत्र, सी हीमल तंत्र और डी नाल तंत्र। जल्दी जल्दी बताएं, फटाफट बताइए भैया। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए।
दोस्तों चलिए फटाफट आंसर दीजिए। शाबाश भैया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। इस क्वेश्चन में बाबू स्टार के परिसंचरण तंत्र में को क्या कहा जाता है? भैया स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को तीन स्थानों में, ठीक है, 3 भागों में संपन्न किया गया है। पहला आपका है पेरीविसरल सीलोम। पहला है पेरीविसरल सीलोम, ठीक है। दूसरा है बाबू आपका जलवाही तंत्र, और तीसरा है आपका हीमल तंत्र, ठीक है। ये 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से हमारा जो बी और सी ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है हमारा ऑप्शन में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी बी और सी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसके अनुसार भैया ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, बी और सी, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहा, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? ए प्लीहा, बी यकृत, सी अमाशय, डी अस्थिमज्जा। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। शाबाश मेरे साथियों, बहुत अच्छे। बिल्कुल भैया, जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही है भैया। ए इज द राइट आंसर बाबू, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन ए के साथ हैं बिल्कुल सही है। देखो अस्थिमज्जा से उत्पन्न लाल रक्त कणिकाएं क्षतिग्रस्त होकर, पुरानी होकर वे कहाँ नष्ट होती हैं भैया? तो वे प्लीहा में नष्ट होती हैं, ठीक है। इन्हें कब्रगाह लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है बाबू कब्रगाह? तो प्लीहा को, ठीक है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा श्वेत रुधाणु है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? ए लसिकाणु लिम्फोसाइट, बी एक केंद्राणु मोनोसाइट, सी बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट, और डी रक्ताणु लाल रुधिर कणिका या एरिथ्रोसाइट। जल्दी बताएं दोस्तों। शाबाश साथियों, बहुत अच्छा। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे। जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही है भैया, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, एक केंद्राणु अर्थात मोनोसाइट, ठीक है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिर जो है एक केंद्राणु अर्थात मोनोसाइट है। मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिर है और इसका व्यास 20 एम, ठीक है, होता है, यहां तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? ए रेड ब्लड सेल, बी न्यूट्रोफिल, सी लिम्फोसाइट, डी प्लेटलेट्स। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। शाबाश भैया, बहुत अच्छे। बिल्कुल भैया, जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल को क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट कहा जाता है, ठीक है। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु है या
श्वेतरुधिराणुओं की कुल संख्या का 20% से 30% होती है। इसमें दो प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। क्या? टी लिम्फोसाइट। ठीक है। बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन ठीक बनाता है। ये क्या करता है भैया? प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है। और एचआईवी विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर दें। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? शाबाश भैया, बहुत अच्छा। बिल्कुल, जो साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही है भैया, सी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिरों में प्रवेश करते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करते हैं और उसे छोड़ते हैं? ए सक्रिय परिवहन, बी विसरण, सी विसरण और सक्रिय परिवहन, डी परासरण। जल्दी जल्दी आंसर दे दोस्तों, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। शाबाश भैया। देखो भैया, जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही है भैया, विसरण। ठीक है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेफड़ों के वातावरण को डॉट 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 कहा जाता है? फेफड़ों के वातावरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम, फुफ्फुस झिल्ली, पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम और पेरिटोनियम। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। फटाफट आप लोग आंसर दें। शाबाश साथियों, जो भी साथी हमारे साथ लगे हैं उनको बहुत बहुत दिल से आभार भैया। बिल्कुल, जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारे हैं बिल्कुल सही है बाबू। फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, फेफड़ों के ऊपर जो आवरण लगा होता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है उसे हम फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यह फेफड़ों की बाहरी आघात से बचाने का कार्य करती है। स्तनधारियों में अधिकांश कशेरुकियों के में दो फेफड़े उपस्थित होते हैं। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न रहा, प्राकृतिक कोलाइडी कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइडी कौन सा है? ए इच्छु शर्करा, बी रक्त, सी सोडियम क्लोराइड, डी यूरिया। जल्दी बताएं दोस्तों। शाबाश भैया, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर बाबू। ठीक है, रक्त। ठीक है, प्राकृतिक कोलाइडी कौन सा है बाबू? रक्त। रक्त, प्लाज्मा और एल्यूमिनियम ये प्राकृतिक कोलाइडी में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन बाबू? रक्त आता है आपका, प्लाज्मा आता है। ठीक है, प्लाज्मा आता है आपका। उसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम, एल्ब्यूमिन नहीं, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये जो है आपके प्राकृतिक कोलाइडी में आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक कोलाइडी का हिस्सा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ए लौह, बी रजत, सी तांबा, डी स्वर्ण। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ए लौह, बी रजत, सी तांबा और डी स्वर्ण। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। शाबाश,
भैया देखो जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही है भैया, ए इज द राइट आंसर। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है और यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें क्या लोहा पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। ए कोलेजन, बी इंसुलिन, सी हीमोग्लोबिन और डी एल्ब्यूमिन। जल्दी जल्दी दोस्त बताएं। शाबाश। बिल्कुल भैया जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला एक प्रोटीन है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, फेफड़े से जब ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, जब ऑक्सीजन फेफड़े के साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जो शरीर में संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का संचरण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। ए ऑक्सीजन के लिए, बी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, डी नाइट्रोजन के लिए। जल्दी से बताइए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। शायद भैया जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही है भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन की अधिकतर जो बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, जो कि ऑक्सीजन से 250 गुना अधिक होती है। कितना? 250 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है। ए मायोग्लोबिन के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी इम्यूनोग्लोबिन के कारण, डी हेप्टोग्लोबिन के कारण। जल्दी से बताएं दोस्तों। शाबाश साथिया। बिल्कुल भैया जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही है भैया। मानव रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? ए सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी, बी सभी धमनियों का विस्तारण हो जाएगा, सी आरबीसी का संश्लेषण हो जाएगा, डी तिल्ली और लिम्फोनेट्स में विकृत आ जाएगी। बताएं भैया जल्दी जल्दी। शाबाश साथियों। बिल्कुल भैया जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही है भैया, ए इज द राइट आंसर भैया। सभी धमनियां जो है संकुचित हो जाएंगी। ठीक है, सभी धमनियां, यदि व्यक्ति को गलत रक्त दे दिया जाता है तो सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी और उसमें रक्त का थक्का बन जाएगा, जाम हो जाएगा, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का कारण है। जोड़ पर यूरिक एसिड का एकत्र हो जाना कारण है। ए गठिया का, बी अस्थि सुस्थिरता का, सी अस्थि मृदुता का और डी रिकेट्स का। जल्दी जल्दी दोस्तों बताएं। बिल्कुल भैया जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही है भैया। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों पर एकत्र हो जाता है, जिससे क्या होता है? गठिया रोग होता है, गठिया की समस्या हो जाती है। ठीक है, यूरिक एसिड के इकट्ठा हो जाने से गठिया रोग हो जाता है। रक्त के मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड का क्रिस्टल एकत्र हो जाने लगता है, जिसके कारण लोगों में गठिया रोग या एक प्रकार का गठिया रोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? ए मत्स्य, बी पंक्षी, सी उभयचर और डी स्तनपायी। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों।
शाबाश मेरे साथियों, बहुत अच्छा। बिल्कुल भैया, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही है भैया। किस कशेरुकी में ऑक्सीजन और भी ऑक्सीजन रुधिर पाए जाते हैं भैया? उभयचर में। उभयचर वायु है जिसमें ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर दोनों प्रकार के रुधिर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? शाबाश भैया, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही भैया। मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन मनुष्य की श्वसन रंजक है? निम्न में से कौन मनुष्य का श्वसन रंजक है? ए हेमोसाइड, बी लेमर, बी हेमोइरिथ्रियन, सी कैरोटीन और डी हीमोग्लोबिन। चलिए फटाफट बता दीजिए दोस्तों। बिल्कुल भैया, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल सही भैया, डी इज द राइट आंसर। मनुष्य में श्वसन रंजक है, क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है मनुष्य में श्वसन रंजक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है? ए बी ओ ए बी, जल्दी जल्दी बताइए। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। बिल्कुल भैया, सी इज द राइट आंसर, ओ। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग ओ होता है। ओ वाले सबको दान दे सकते हैं। ठीक है, एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण ओ समूह को सर्वदाता समूह कहा जाता है और एबी को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है, ओ में एंटीजन नहीं होता और रक्त समूह एबी में एंटीबॉडी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, 4 रक्त समूह ए बी बी और ओ, 4 रक्त समूह ए बी बी और ओ में किसे सर्वाधिक दाता कहा जाता है? किसे सर्वाधिक दाता कहा जाता है? ओ ए बी ए बी। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। भैया देखो, 4 रक्त समूह में ए बी बी और ओ में से किसे सर्वदाता कहा जाता है? तो भैया सर्वदाता किसे कहा जाता है? बिल्कुल भैया, और जो है आपका यूनिवर्सल डोनर इसे सर्वदाता कहा जाता है। वो आपका सर्वदाता है या सार्वभौमिक दाता या इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीजन अनुपस्थित रहता है, एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर अर्थात सर्वदाता या सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह
सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, सब जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर बी के साथ है जो है बिल्कुल सही भैया, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो है वो सर्वदाता कहलाता है। ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, जबकि यूनिवर्सल रिसेप्टर आपका ए बी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। ऑप्शन ए या बी, बी ए या बी या ओ, सी ए बी या ओ, डी ए या बी या ए बी या ओ। जल्दी बताइए। बिल्कुल भैया, जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही है बाबू। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी है तो दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का जो रुधिर वर्ग है वह ए या बी होगा, लेकिन वो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? ए बी, ओ, बी, ए। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट, जल्दी जल्दी। शाबाश साथियों, बहुत अच्छा। भैया सर्वग्राही कौन होता है बाबू? जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही है, ए बी जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर इसे कहा जाता है, या यूनिवर्सल रिसेप्टर या सर्वग्राही के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। रक्त के ए बी वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त हो, जिसका रक्त हो, ए बी या ओ। बिल्कुल भैया, सी इज द राइट आंसर बाबू। रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति सिर्फ ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है जिसका रक्त समूह ए बी हो, या ए बी के अलावा किसी भी व्यक्ति को अपना रक्तदान नहीं कर सकता। ए बी सिर्फ ए बी को ही रक्तदान कर सकता है, किसी अन्य को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? ए 120/90, बी 120/80, सी 140/90 और डी 140/100। जल्दी बताएं दोस्तों। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ है, ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही है बाबू। बी इज द राइट आंसर बाबू। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहा बाबू, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ए 80/120 mm पारा, बी 90/140 मिलीमीटर पारा, सी 120/160 मिलीमीटर पारा और डी 85/150 मिलीमीटर पारा। जल्दी बताएं दोस्तों। शाबाश भैया, बहुत अच्छा। जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही भैया, ए इज द राइट आंसर। 80/120 mmHg, ठीक है। 80/120 mmHg औसतन रक्तचाप होता है। धमनियों में रक्तचाप की दो अवस्थाएं होती हैं। इसमें
प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहा जाता है। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब जो है 120 मिलीमीटर mmHg तथा प्रसारण दाब 80 mmHg होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? शाबाश साथियों। बिल्कुल भैया, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर बाबू। एक किशोरवय मनुष्य में रक्त का दाब 120/80 mmHg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ए अधवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, बी अबोटोथायराइड ग्रंथि, सी थाइमस ग्रंथि और डी पीतपिंड या कर्पस लुटियम। कर्पस लुटियम, जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। शाबाश मेरे साथियों। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल भैया, जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही है भैया। रक्तदाब का नियंत्रण अधवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करती है, शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करती है। एड्रिनल, इस ग्रंथ से एड्रिनल नामक हार्मोन मिलता है जो रक्तदाब को समान बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपरटेंशन शब्द, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए हृदय की गति तेज होने के लिए, बी हृदय की गति धीमी होने के लिए, सी रक्तचाप घटने के लिए, डी रक्तचाप बढ़ाने के लिए। जल्दी जल्दी दोस्तों बताइए। शाबाश, बहुत अच्छा बाबू, डी इज द राइट आंसर। हाइपरटेंशन शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? रक्तचाप बढ़ाने के लिए। अगर रक्तचाप किसी व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं? हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में किया जाता है। सामान्यतः मनुष्यों में जो रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है और 120 mmHg को सिस्टोलिक और 80 mmHg को डायस्टोलिक कहते हैं। हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं इनका रक्तचाप सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ए किरीट आघात संवहन तंत्र का विस्तार, बी एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, सी हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, डी हाइपोटेंशन दिल का दौरा। जल्दी बताएं बाबू। शाबाश, बहुत अच्छा भैया। बिल्कुल, जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर भैया, यही आपका सही मेल है। एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों के अवरुद्ध हो जाने पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी धमनियों के क्लस्टर में एकत्र हो जाने के कारण धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और इसी वजह से रक्तचाप जो है हमारे शरीर में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया, हाइपोरीमिया, हीमोस्टेसिस, हेमोरेज। जल्दी बताएं दोस्तों।
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। बिल्कुल बाबू, डी इज द राइट, सॉरी ए इज द राइट आंसर। जो साथी ऑप्शन ए के साथ है बिल्कुल सही है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। ठीक, या मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं, और इसकी वजह से ऊतकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वह मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। ए 5.5 मिलियन, बी 5.0 मिलियन, सी 4.5 मिलियन और डी 4.0 मिलियन। जल्दी जल्दी बता दीजिए दोस्तों। भैया देखिए, यहां पर जो भी ऑप्शन होना चाहिए था ऑप्शन एक भी सही नहीं है। वास्तव में आप लोगों को हम बता दें कि इसमें ऑप्शन एक भी नहीं सही है। देखिए, एक वयस्क पुरुष में, एक वयस्क पुरुष में 54 लाख प्रति मिलीमीटर, ठीक है, और वयस्क महिला में 48 लाख प्रति मिलीमीटर इसकी संख्या होती है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं की जो संरचना है वो उभयतल या तस्तरी नुमा होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट एवं लामा ऐसे जीव हैं जिनके रक्त में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और इन्हें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त जबकि अन्य में हीमोग्लोबिन नामक रक्त युक्त प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के संवहन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? फाइब्रोनोजन, हिपैरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन। बताएं भैया, बता दीजिए फटाफट बाबू। बिल्कुल भैया, बी इज द राइट आंसर बाबू। ठीक है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ जो है वो है हिपैरिन। हिपैरिन नामक रक्त प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, यह रुधिर के सॉल दशा में बनाए रखता है, जिसमें हिपैरिन को एंटीथ्रोम्बिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी वजह से रक्त में थक्का नहीं बनता है या रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 80 से 120 mg प्रतिशत, 120 से 140 mg प्रतिशत, 140 से 180 mg प्रतिशत और डी 180 से 200 mg प्रतिशत। बिल्कुल भैया, जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर बाबू। 180 से 200 mg प्रतिशत। ठीक है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य मात्रक होता है 180 से 200 mg प्रतिशत होता है, और इसका स्तर 200 mg प्रतिशत से ज्यादा भी हो जाता है तो यह धमनियों में जमा होने लगता है। अगर इसका 200 mg प्रतिशत से ज्यादा हुआ तो यह धमनियों में जमा होने लगता है। ठीक है, और इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है।
मनुष्यों में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। ए 30 से 50 mg, बी 50 से 70, सी 80 से 100 और डी 120 से 40। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। शाबाश शाबाश मेरे साथियों, बहुत अच्छा। जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही भैया, सी इज द राइट आंसर। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर 100 ml पे 100 से 80 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg प्रति 100 ml में होता है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg प्रति 100 ml होता है। ए 200, बी 160, सी 100 और डी 60। बिल्कुल भैया, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही है भैया, 100 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में खून का पीएच मान होता है कम अम्ली, अधिक अम्ली, कम क्षारी, अधिक क्षारी। जल्दी से बताएं। मनुष्यों में खून का पीएच मान होता है डॉट डॉट, कम अम्ली, अधिक अम्ली, कम क्षारी, अधिक क्षारी। बिल्कुल भैया, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही है भैया, कम क्षारी होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7 से थोड़ा अधिक होता है, इसका सामान्यतः पीएच मान 7.3 होता है। ठीक है, 7.3 से 7.5 के बीच अक्सर ये रहता है, इसका ऑप्शन 7.4 माना गया है। ठीक है, जो कम क्षारी होता है। ठीक, और एक चीज जान लीजिए, 7 पीएच मान 7 से अधिक वाली जो होती हैं ये सब क्षारी होती हैं। ठीक है, 7 से कम वाली अम्लीय होती हैं और 7 जो है आपका ये उदासीन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी प्लाज्मा, सी रक्त प्रोटीन, डी श्वेत रक्त कोशिका। जल्दी जल्दी बता दीजिए दोस्तों। बिल्कुल भैया, जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही भैया, प्लाज्मा। रक्त में कौन सा घटक रक्त का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यह कुल रक्त का 55% भाग 55% भाग प्लाज्मा का और 45% भाग रुधिराणु का होता है। ठीक है, रुधिराणु का होता है। ओके, और लाल रक्त जो कणिकाएं हैं रुधिराणु का 99.9% होती हैं और कुल रक्त में 40 से 45% का इसका भाग लेती हैं। ओके, मानव रुधिर का पीएच है, मानव रुधिर का पीएच है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। जल्दी बताइए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है भैया? पीएच वैल्यू जल्दी से बता दो मनुष्य के रक्त का। बिल्कुल भैया, बहुत सही बहुत सही। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल सही है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। जल्दी बताइए, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे बेडन। बिल्कुल भैया, जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर भैया। एक वयस्क मनुष्य में रुधिर की जो सामान्य मात्रा होती है वो 5 लीटर होती है। ठीक है, सामान्यता 5 लीटर होती है। वैसे संपूर्ण वजन का, मनुष्य के संपूर्ण वजन का, ठीक है, वजन का 7% जो है उसकी शरीर में रक्त पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? ए 45, बी 50, सी 55, डी 60। जल्दी जल्दी दोस्तों बताएं। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे। जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर भैया, 55 होता है। ठीक है, प्रतिशत का लगभग कितना भाग होता है बाबू? 55 होता है। ठीक है, 55 भाग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर, कर्णिकाओं अर्थात कर्पशल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? कर्पशल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं ऊतक तरल, प्लाज्मा, सीरम, लसीका। बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं हम उसको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, और आप बताइए कितने आपके सही हुए। शाबाश भैया, बिल्कुल। जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही है भैया, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, कणिकाओं के कर्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त में आयतन का लगभग 55% होता है। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो आयतन का लगभग 55% होता है। ए प्रद्रव, बी संगठित संरचनाएं, सी रक्त समूह, डी रक्त स्कंदन। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। शाबाश शाबाश शाबाश। बिल्कुल भैया, जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही है, प्रदब्य होता है। ठीक है, प्रदब्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त का आयतन का लगभग 55% होता है। ठीक है, यह 55% होता है। लगभग 91% इसमें जल होता है और शेष 9% अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है? ए राइबोफ्लोबिन, बी थायमिन, सी फोलिक एसिड और डी नियासिन। जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश। अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है बाबू? बिल्कुल भैया, जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही है भैया, फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड की कमी के कारण अरक्ता होती है। ठीक है, इसका जो मुख्य स्रोत है हरी पत्तियां हैं। ठीक, हरी पत्तियां हैं, हरी पत्तीदार सब्जियां, मान लीजिए जिंगर है। ठीक है, सोयाबीन है, सोयाबीन है। ठीक है, ईस्ट है, गुर्दे हैं। ठीक है, और फलियां हैं। इसके द्वारा इसका मुख्य स्रोत है, इसके द्वारा इसमें पाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम नाइट्रोट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और पोटास एलम। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर दीजिए। बिल्कुल भैया, जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल सही है, डी वाई इज द राइट आंसर भैया, पोटासियम। रक्तस्राव के रोकने के लिए आमतौर पर जिस एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, उसे पोटास एलम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? म्यूसिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टोन, बिटेलिन। जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों। चलिए भैया, फटाफट आंसर दे दीजिए आप लोग, फटाफट। बिल्कुल बाबू, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, वर्णक प्रोटीन कौन सा है भैया? हीमोग्लोबिन है, इसे हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? ए उत्सर्जन, बी
पाचन, सी श्वसन और डी रक्त जमाव। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, रक्त जमाव। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल भैया। जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल सही है, रक्त जमाव। क्रिसमस फैक्टर जो है रक्त जमाव में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें नहीं देखी जाती। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें नहीं देखी जाती है। सूक्ष्मचर्मी, एकाइनोडर्मम, बी एस्केरिस, सी एनेलिड और डी संधिपाद। जल्दी जल्दी बताए दोस्तों। भैया रुधिर लसिका हीमोफाइट देखा जाता है, ठीक है। कहाँ देखा जाता है बाबू? तो संधिपाद में इसको देखा जाता है, ठीक है। संधिपाद में इसका ये दृश्य होता है। यह एक प्रकार का तरल द्रव्य होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की आयु, मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? ए अनिश्चित, बी 120, सी 180, डी जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। जल्दी बताएं। ए अनिश्चित, बी 120 दिन, सी 180 दिन और डी जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। भैया बिल्कुल, जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही भैया, 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल है वह 100 से 120 दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन, 150 से 200 दिन। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही भैया, 100 से 120 दिन का इनका जीवन काल होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है, ठीक है। कितना भैया? 100 से 120 दिन, ओके। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है 1 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? अधोमुखी, पश्चिमागामी, अग्रगामी, पार्श्वमुखी। जल्दी बताएं भैया। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया बिल्कुल, बहुत अच्छे। जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही है, अग्रगामी। केचुए की पृष्ठ रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह जो होता है वो अग्रगामी होता है। बस दोस्तों, आज के सेशन इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा, पसंद आया, जैसे भी लगा हो कमेंट कीजिएगा। आप इस संपूर्ण सेशन में आपने कितने क्वेश्चनों किए क्या उसको जरूर एक बात कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज पर हम यही विराम लेते हैं, तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।